हेलो स्टूडेंट। तो पिछले वीडियो में हमने मुख के जो उपांग होते हैं कॉकरोच के वो पढ़ा था। अब उसके बाद नेक्स्ट है वक्ष के उपांग। वक्ष के उपांग का मतलब होता है उसके जो वक्ष भाग में बीच के भाग में उपांग पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो वक्ष के उपांग में सिर्फ तीन जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जिसे हम पैर कहते हैं। इनसे वो गमन का कार्य करता है, बहुत तेजी से दौड़ता है। ठीक, तो वक्ष में पैर ही पाए जाते हैं जो उपांग का कार्य करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वक्ष उपांग। दूसरी हेडिंग है वक्ष उपांग। सेम होते हैं, दोनों पार्श्वों में सेम तीन तीन उपांग होते हैं। एक का स्ट्रक्चर बना है, एक ही आपको चित्र बनाना है। बीच में जो फीमर है वो जांग की हड्डी होती है जिसे जांग कहते हैं, और टीबिया जो पीढ़ी होती हैं घुटने के नीचे वो हड्डी होती है। ठीक, तो वक्ष उपांग में लिखेंगे वक्ष भाग के तीन खंडों की, वक्ष भाग के तीन खंडों की फ्यूली राइट से जुड़े तीन जोड़ी लंबे पार्श्व उपांग, तीन जोड़ी लंबे पार्श्व उपांग या चलन पाद होते हैं। अब देखो प्यूलिराइट क्या होता है। प्यूलिराइट वो हिस्सा होता है जिस हिस्से से वक्ष भाग से ये पैर जुड़े होते हैं, उस हिस्से को कहते हैं प्यूलिराइट। और चलनपाद एक ही बात होती है, चलनपाद या पार्श्वपांग। पार्श्वपांग का मतलब होता है पार्श्व भागों में, अगल बगल दोनों साइडों में बराबर जोड़ी में स्थित होते हैं। आगे लिखेंगे इन्हीं के द्वारा कांकरोच तेजी से दौड़ता है। इन्हीं के द्वारा कांकरोच तेजी से दौड़ता है। रचना में सभी पाद समान होते हैं। प्रत्येक में पांच प्रमुख पोडोमियर्स, प्रत्येक में पांच प्रमुख पोडोमियर्स आधार से शिखर की ओर क्रमशः होते हैं। आधार से शिखर की ओर क्रमशः होते हैं। आधार से शिखर, पोडोमियर्स का मतलब होता है खंड, मतलब इसमें के पैरों में पांच खंड होते हैं। इधर से जो खंड होता है इसे हम कहते हैं टार्सर। जो ये खंड होता है जिसे पंजे कहते हैं, ये टार्सर होता है। इतना होता है, ये होता है टीबिया। इधर से इधर तक ये होता है फीमर, जिसे हम क्या कहते हैं, जांघ की हड्डी कहते हैं। बीच में ये छोटा सा हिस्सा होता है जिसे ट्रैकेंटर कहते हैं, और इसके ऊपर ये कांसा होता है। इधर से ये जुड़ा रहता है अधर भाग से। ठीक, तो ये पांच खंड होते हैं। इन पांचों खंडों को कहते हैं पोडोमियर्स। ठीक, अब आगे लिखो नीचे वाली लाइन से एक नंबर डाल के लिखना है लंबा व चौड़ा काक्सा। लंबा व चौड़ा काक्सा जो चल संधि द्वारा अपनी ओर के
प्लूराइड अपनी ओर के प्लूराइड से जुड़ा होता है। ठीक, अब चल संधि क्या होती है? चल संधि का मतलब होता है मूवमेंट कर सकता है, मतलब वो संधि, देखो संधि दो प्रकार की होती है, चल संधि, अचल संधि। अचल संधि से जो हिस्सा जुड़ा रहता है वो मूवमेंट नहीं कर सकता, सेम टू सेम वैसे ही जुड़ा रहता है, और चल संधि में वो दोनों तरफ अगल बगल मूवमेंट कर सकता है। ठीक, तो अपनी ओर के प्लूराइड से जुड़ा रहता है। प्लूराइड वो हिस्सा होता है जहां पर जो अंग जुड़ा रहता है। ठीक, तो जो कांसा होता है इस ओर से अपनी ओर की प्लूराइड से जुड़ा रहता है। अब दूसरा नंबर लिखना है, दूसरा लिखो, काक्सा पर स्वतंत्र हिलते डुलते, काक्सा पर स्वतंत्र हिलते डुलते, हिलने डुलने, काक्सा पर स्वतंत्र हिलने डुलने वाला छोटा सा, हिलने डुलने वाला छोटा सा ट्रैकेंटर, ट्रैकेंटर उपस्थित होता है। अब ट्रैकेंटर ये बीच का छोटा सा हिस्सा होता है, ये मूवमेंट कर सकता है चारों तरफ, हिलने डुलने वाला। अगर ये मूवमेंट नहीं कर पाता तो ये जो फीमर होती है ये ऊपर नीचे नहीं हो पाती, ये मूवमेंट, क्योंकि ये चल संधि है, चल संधि चारों तरफ हिल डुल सकती है। इंसानों में भी कुछ चल संधियां होती हैं जिनके कारण वो हिल डुल सकता है। जैसे हमारे हाथों में चल संधियां होती हैं, जो टेहनी होती है उनमें चल संधियां होती है जिससे हाथ हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ऐसे ये ट्रैकेंटस होता है, चल संधि होती है जिससे फीमर ऊपर होता है फिर नीचे होता है। ठीक, तीसरा नंबर लिखो, लंबी बेलनाकार, लंबी बेलनाकार चल फीमर होती है। उसी में लिख लो, फीमर से लंबी परंतु पतली, फीमर से लंबी परंतु पतली टिबिया होती है, टिबिया होती है, मतलब दोनों साथ में होते हैं। चल संधि होती है, ये होती है फीमर हड्डी जो जांग की हड्डी होती है, जांग की हड्डी सबसे मोटी होती है, एक लंबी और पतली होती है जिसे टिबिया कहते हैं। अगला नंबर लिखो, लंबा व पतला टार्सस, लंबा व पतला टार्सस जो स्वयं 5 खंडों में, जो स्वयं 5 खंडों में जो स्वयं 5 खंडों में बटा होता है। इन खंडों को टार्सोमियर्स कहते हैं, इन खंडों को टार्सोमियर्स कहते हैं। ठीक, तो जो 5 खंड होते हैं नीचे ये टार्सोमियर्स कहलाते हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 खंड के बीच में एक गद्दी होती है जिसे तलवा कहते हैं, उनसे एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जिससे कॉकरोच क्या होता है, चिकनी सतह पर भी आसानी से चल सकता है। अब लिखो उसी के आगे नीचे वाली लाइन से, अंतिम टार्सोमियर्स में, अंतिम टार्सोमियर्स में
नहीं, अंतिम टार्सोमियर्स के शिखर पर, ऐसा लिखना, अंतिम टार्सोमियर्स के शिखर पर प्रीटार्सस नामक रचना होती है, प्रीटार्सस नामक रचना होती है। इसमें दोनों ओर एक एक कांटेनुमा रचना, इसमें दोनों ओर एक एक कांटेनुमा पंजा होता है, इसमें दोनों ओर एक एक कांटेनुमा पंजा होता है। तथा बीच में एक सूकयुक्त, सूकयुक्त का मतलब होता है कांटे युक्त, तथा बीच में एक सूकयुक्त एरोलियम नामक चौड़ी, एरोलियम नामक चौड़ी चिपचिपी गद्दी होती है। ये होते हैं सूक, ये होता है टार्सस, ऊपर के हिस्से को कहते हैं प्रीटार्सस। तो इसमें क्या होता है, बीच में एक चिकनी एक गद्दी होती है, इससे तरल पदार्थ निकलता है। अब इस तरल पदार्थ निकलने का मतलब ये होता है कि ये चिकनी सतह पर भी आसानी से चिपक के चल सकता है। पूरे पात पर नन्ही कांटेनुमा सीटी होती हैं, पूरे पात पर नन्ही कांटेनुमा सीटी होती हैं। इन गद्दियों और एरोलियम की सहायता से कॉकरोच, इन गद्दियों और एरोलियम की सहायता से कॉकरोच चिकनी सतहों पर चल सकता है। चिकनी सतहों पर चल सकता है। तथा दीवारों आदि पर चढ़ उतर सकता है, तथा दीवारों आदि पर चढ़ उतर सकता है। ठीक, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी उदर उपांग, तीसरी हेडिंग है उदर उपांग। उदर उपांग में 2-3 हेडिंग है, तो वो आप जगह छोड़ दो, 2 हेडिंग है तो आप घर पे रख लेना, 6-7 लाइन छोड़ दो, बाकी आप उसको घर पे लिख लेना। उदर उपांग में 2 हेडिंग है, ए और बी करके, उसको आप घर पे लिख लेना, सिंपल है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पंख। ठीक, तो पंख क्या होते हैं, कॉकरोच पर 2 जोड़ी पंख होते हैं, डबल होते हैं। और जो मादा में पंख होते हैं वो निचले हिस्से तक नहीं होते, नर में पूरे निचले हिस्से तक होते हैं। 2 जोड़ी पंख होते हैं। पहला ही जो पंख होते हैं जो शुरुआत के खंड में स्थित होते हैं वो कमजोर होते हैं, और दूसरे खंड थोड़ा कठोर होते हैं, उन पर कठोर क्यूटिकल का आवरण होता है। तो पंख में लिखेंगे कॉकरोच में उड़ने के लिए, कॉकरोच में, और ये जो आपको चित्र बताया था हमने इससे पहले, इसके लिए जगह छोड़ देना और चित्र बनाना है आपको। जो पैर का चित्र बताया था तो उसका चित्र बनाना है। ठीक, यह जगह ना छूटी हो तो बगल में साइड में किसी से चिपका लेना।
हाँ, अब पंख में लिखो, कॉकरोच में उड़ने के लिए 2 जोड़ी पंख होते हैं। कॉकरोच में उड़ने के लिए 2 जोड़ी पंख होते हैं। ये मादा में शरीर के पश्च छोर तक, ये मादा में शरीर के पश्च छोर तक शरीर के पश्च छोर तक तथा नर में इससे और भी पीछे तक फैले होते हैं। इससे और भी पीछे तक फैले रहते हैं। इससे और भी पीछे तक फैले होते हैं। मतलब जो मादा में होता है वो थोड़ा कम पीछे तक होते हैं, नर में ज़्यादा पीछे तक होते हैं। पहली जोड़ी के पंख वक्ष के मीजोथोरैक्स हमने बताया था शुरुआत में। मीजोथोरैक्स क्या होता है? जो मीजोथोरैक्स का हिस्सा होता है वहां से पहली जोड़ी के पंख निकले रहते हैं। तथा दूसरी जोड़ी के पंख मेटाथोरैक्स की टरगाइट्स के अग्रभाग से जुड़े होते हैं। मेटाथोरैक्स की टरगाइट्स के अग्रभाग से जुड़े होते हैं। मतलब पहली जोड़ी के पंख मीजोथोरैक्स की टरगाइट्स से जुड़े होते हैं और दूसरे जोड़ी के पंख मेटाथोरैक्स की टरगाइट्स से जुड़े होते हैं। पहली जोड़ी के पंख सकरे कोमा मोटे तथा कठोर, सकरे कोमा मोटे तथा कठोर, तथा दूसरी जोड़ी के पंख चौड़े कोमा महीन कोमा कोमल, चौड़े कोमा महीन कोमा कोमल एवं झिल्ली नुमा होते हैं। मतलब क्या, जो पहली जोड़ी के पंख पाए जाते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं और कठोर होते हैं, और दूसरी जोड़ी के पंख बड़े होते हैं, मुलायम होते हैं और झिल्लीदार होते हैं। आगे लिखना इसमें, विश्रामावस्था में दूसरी जोड़ी के पंख इस प्रकार तहे रहते हैं। तहे का मतलब होता है व्यवस्थित रहते हैं। जैसे हम कपड़ों में तह लगाकर अच्छी तरह रखते हैं वैसे ही होते हैं। जब कॉकरोच विश्राम अवस्था में होता है तो इसके जो दूसरी जोड़ी के पंख होते हैं, इसके जो पृष्ठभाग होता है, पृष्ठभाग को पूरा ढक लेते हैं, और जब ये उड़ने की प्रावस्था में होता है तो वो खुल जाते हैं और दोनों पार्श्वों में फैल जाते हैं। मतलब विश्राम अवस्था में ये पंख अपने पृष्ठभाग के जस्ट ऊपर
कर लेता है और अपने शरीर को ढक लेता है, और जैसे गमन अवस्था में होता है तो ये पंखों को फैला लेता है। तो मतलब विश्राम अवस्था में ये पंखों को तह कर लेता है। आगे लिखो, कि पहली जोड़ी के पंख इन्हें तथा पूरे उदर भाग को ढके रहते हैं। पहली जोड़ी के पंख माने, नहीं एक मिनट रुकना, हाँ, पहली जोड़ी के पंख इन्हें तथा पूरे उदर भाग को ढके रहते हैं। मतलब इस प्रकार से वो तहे रहते हैं उसके पंख, जो पहली जोड़ी के पंख होते हैं वो पूरे उदर भाग को ढक लेते हैं। इसीलिए पहली जोड़ी के पंखों को, इसीलिए पहली जोड़ी के पंखों को ढापन पंख या एलाइट्रा कहते हैं। ढापन पंख या एलाइट्रा कहते हैं। पंख त्वचा के ही महीन भंज होते हैं। पंख त्वचा के ही महीन भंग होते हैं। ठीक, महीन भंग का मतलब होता है त्वचा का ही रूप होते हैं। त्वचा जो होती है इसकी थोड़ी मोटी होती है और अपारदर्शी होती है, लेकिन जो पंख होते हैं त्वचा का ही रूप होते हैं, लेकिन पतले होते हैं, त्वचा से थोड़ा पतले होते हैं और पारदर्शक होते हैं। लेकिन इनमें एपिडर्मिस लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन इनमें एपिडर्मिस लगभग समाप्त हो जाती है। अब एपिडर्मिस समाप्त होने से मतलब होता है अगर इनमें पंखों में एपिडर्मिस की सतह होती तो ये पारदर्शी नहीं होते, मतलब त्वचा जैसी ही कठोर होते। जब एपिडर्मिस समाप्त हो जाती है तो ये महीन और पारदर्शी हो जाते हैं। एपिडर्मिस त्वचा की एक लेयर होती है, परत होती है। एपिडर्मिस लगभग समाप्त हो जाती है और केवल क्यूटिकल की दोहरी परत रह जाती है, और केवल क्यूटिकल की दोहरी परत रह जाती है। इन परतों के बीच में महीन शाखान्वित नलिकाओं का जाल होता है। महीन शाखान्वित नलिकाओं का जाल होता है। कीटों के पंख तो आपने देखे ही होंगे, वैसे ही होते हैं। उनके पंखों में नलिकाओं का एक जाल सा बना रहता है। इन्हें सिराएं कहते हैं। इन्हें सिराएं कहते हैं। ये देह गुहा से जुड़ी होती हैं। ये देह गुहा से जुड़ी होती हैं। अतः इनमें देहगुही द्रव का परिसंचरण होता है। अतः इनमें देहगुही द्रव का परिसंचरण होता है। अतः इनमें देहगुही द्रव का परिसंचरण होता है। मतलब ये देह गुहा से जो पंख होते हैं, जाली युक्त
कोशिकांग होते हैं वो सीधे देह गुहा से जुड़े होते हैं, और देह गुहा से जुड़े रहने का मतलब होता है जो देहगुही द्रव होता है इनमें संचारित होता है। लेकिन अगर हम पंखों को तोड़े और देखें तो कोई द्रव हमको दिखाई नहीं देगा, बहुत सूक्ष्म मात्रा में देहगुही द्रव जो होता है वो परिसंचरित होता रहता है। ठीक, तो ये आपके पंख हो गए। पंखों के आपको दोनों पंखों के चित्र बनाना है। देखो दो पंखों के पार्श्व चित्र दिए हैं, एक साइड के दोनों चित्र दिए हैं, मतलब दो जोड़ी होते हैं तो दोनों जोड़ी एक समान होते तो आपको एक ही साइड के चित्र बनाना है। तो दोनों चित्र बनाना है, पंख के आपके ऊपर वाला और नीचे वाला, दोनों पंखों के चित्र बनाने हैं। ठीक, तो अब तक आपका जितने बाहरी उपांग होते हैं सब हो गया है। अब इसके बाद देह गुहा पढ़ानी है। देह गुहा के बाद इसका जीवन चक्र होता है और प्रजनन तंत्र, ये टॉपिक पढ़ाने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे हम देह गुहा के बारे में कल बताएंगे। ठीक।